Overthinking is ruining your mental peace. Have you ever felt कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही दिमाग बन गया है? दिन भर सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हो या रात को बेड पर लेटे हो, दिमाग रेस करना शुरू कर देता है। मैंने ऐसा क्यों बोला? कल कुछ गलत हो गया तो? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? या अगर मेरा डिसीजन गलत निकला तो क्या होगा? एक थॉट दूसरा थॉट को जन्म देता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते ही देखते आप एक ऐसे लूप में फंस जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल लगने लगता है। सबसे अजीब बात यह है कि उस वक्त आपको लगता है कि आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, लेकिन असल में आप प्रॉब्लम को और बड़ा बना रहे हो। धीरे धीरे ये आदत सिर्फ आपकी नींद ही नहीं चुराती, बल्कि आपकी हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ और मेंटल पीस को भी अफेक्ट करने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग सिर्फ एक हैबिट है, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से ये उससे कहीं ज्यादा डीप है। ब्रेन को लगता है कि अगर वो हर पॉसिबिलिटी के बारे में पहले से सोच लेगा तो फ्यूचर को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। जितना ज्यादा आप फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा आप प्रेजेंट को खोना शुरू कर देते हो। अगर आपको लगता है कि आपका माइंड कभी साइलेंट नहीं होता, छोटी सी प्रॉब्लम भी माउंटेन सी लगती है, एक लेट रिप्लाई एंजाइटी क्रिएट कर देता है, या एक डिसीजन लेने में दिन या हफ्तों लग जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ओवरथिंकिंग क्या होती है, आज हम ये भी जानेंगे कि ब्रेन ऐसा क्यों करता है। कौन लोग सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं? चाइल्डहुड ट्रॉमा और नार्सिसिस्टिक अब्यूज का इससे क्या कनेक्शन है? ओवरथिंकिंग बॉडी और रिलेशनशिप्स को कैसे अफेक्ट करती है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस साइकिल से बाहर कैसे निकला जा सकता है? लेकिन उससे पहले एक सवाल है, अगर ओवरथिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व होती तो जो लोग सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं उनकी लाइफ सबसे पीसफुल होनी चाहिए थी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा एंशियस, एग्जॉस्टेड और इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरथिंकिंग का पर्पस प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता। ब्रेन सिर्फ अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और जिंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि अनसर्टेनिटी कभी खत्म नहीं होती। सबसे पहले हेल्दी थिंकिंग और ओवरथिंकिंग का डिफरेंस समझते हैं। मान लीजिए कल आपका इंटरव्यू है, आप कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो, पॉसिबल क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हो और फिर इंटरव्यू देने चले जाते हो। ये एक हेल्दी थिंकिंग है। इस थिंकिंग का एक पर्पस है, एक प्रोसेस है और एक एंड है। ये आपको एक्शन लेने में हेल्प करती है। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन की तरफ। इंटरव्यू की तैयारी करने के बाद भी आप बार बार सोच रहे हो, अगर इंटरव्यूअर ने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या होगा? अगर मैं आंसर भूल गया तो क्या होगा? अगर मेरी इंग्लिश वीक लग गई तो क्या होगा? अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या होगा? और अगर रिजेक्ट हो गया तो मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। नोटिस करिए, अब प्रॉब्लम इंटरव्यू नहीं रही, ब्रेन एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करता गया और फ्यूचर की इमेजिनरी मूवी बना दी। साइकोलॉजी में इसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। यहीं पर सिचुएशन का सबसे बुरा रिजल्ट इमेजिन करना। यही हेल्दी थिंकिंग और ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस है। हेल्दी थिंकिंग आपको एक्शन तक ले जाती है, ओवर थिंकिंग सिर्फ फियर तक। आप थोड़ी साइंस समझते हैं। हमारे ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे अमेगडाला कहते हैं। इसका काम होता है डेंजर को पहचानना। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहते थे, तब अगर बुशेस के पीछे से कोई आवाज आती थी तो अमेगडाला तुरंत बॉडी को अलर्ट कर देता था। हार्ट बीट तेज हो जाती थी और बॉडी भागने या लड़ने के लिए रेडी हो जाती थी। इसी सर्वाइवल सिस्टम की वजह से ह्यूमंस आज तक सर्वाइव कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज हमारा ब्रेन वही है, बस डेंजर्स बदल गए हैं। आज टाइगर की जगह ब्रेकअप है, स्ट्रेस है, एग्जाम है, लेट रिप्लाई है, सोशल मीडिया कंपैरिजन है या लोगों की ओपिनियन है।
ब्रेन इन इमोशनल सिचुएशन को भी कभी कभी रियल डेंजर की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, मसल्स टाइट हो जाती हैं, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है। इसी वक्त ब्रेन का लॉजिकल सोचने वाला हिस्सा उतना अच्छा काम नहीं करता, इसीलिए एंजाइटी के टाइम सिंपल डिसीजन भी बहुत मुश्किल लगने लगते हैं। ब्रेन बार बार एक ही थॉट को रिपीट करता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अगला थॉट सॉल्यूशन दे देगा, लेकिन होता इसका अपोजिट है। जितना ज्यादा आप उस थॉट के बारे में सोचते हो उतना ही स्ट्रेस बढ़ता है, और जितना स्ट्रेस बढ़ता है उतनी ही ओवरथिंकिंग और बढ़ जाती है। यही विस्कस साइकिल है जिसमें ब्रेन खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फिर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता रहता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, ब्रेन को सर्टेनिटी बहुत पसंद होती है, उसे अननोन चीजें बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसीलिए जब लाइफ में कोई अनसर्टेनिटी आती है, जैसे किसी का रिप्लाई ना आना, जॉब का रिजल्ट पेंडिंग होना या रिलेशनशिप का फ्यूचर क्लियर ना होना, तो ब्रेन उस खाली जगह को अपनी कहानियों से भरना शुरू कर देता है। और दिक्कत की बात यह है कि ये कहानियां अक्सर निगेटिव होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सर्वाइवल ब्रेन पहले डेंजर को नोटिस करता है, सेफ्टी को बाद में। अगर लाइफ में 99 चीजें ठीक चल रही हैं और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, तो ओवर थिंकिंग वाला ब्रेन बार बार उसी एक प्रॉब्लम पर फोकस करेगा। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि मैं पॉजिटिव सोचना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइड चला जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, या सिर्फ इस बात का साइन है कि आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बस उसका तरीका गलत हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रेन नए पैटर्न्स को भी सीख सकता है। इसका मतलब जिस तरह ओवर थिंकिंग धीरे धीरे सीखी गई है, उसी तरह धीरे धीरे बदला भी जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या हर ओवर थिंकर एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। ओवर थिंकिंग के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, और जब तक आप अपना पैटर्न्स आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक उससे बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है। चलिए एक एक करके ओवर थिंकिंग के 8 सबसे कॉमन टाइप को समझते हैं। पहला टाइप है पास्ट ओवर थिंकिंग, जिसे साइकोलॉजी में रिमिनेशन भी कहा जाता है। इसमें इंसान बार बार पुरानी बातों को याद करता रहता है। मैंने उस दिन ऐसा क्यों बोला, काश मैंने वो रिलेशनशिप बचाने की और कोशिश की होती, काश मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली होती। ब्रेन को लगता है कि अगर वो पास्ट को बार बार एनालाइज करेगा तो शायद आंसर मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि पास्ट कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट खराब होता है। कई लोग एक ही इंसिडेंट को सालों तक अपने साथ लेकर चलते रहते हैं, हर बार याद करते रहते हैं और हर बार वही दर्द दोबारा फील करते हैं, क्योंकि जब आप किसी पेनफुल मेमोरी को बार बार रिकॉल करते हो तो बॉडी उस पर वैसे ही रिएक्ट कर सकती है जैसे वो सब फिर से हो रहा है। दूसरा टाइप है फ्यूचर ओवरथिंकिंग। ये सबसे कॉमन पैटर्न है। इसमें ब्रेन हर वक्त वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करता रहता है, या अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा, या अगर मेरी शादी टूट गई तो क्या होगा, या अगर मुझे कभी सक्सेस ही नहीं मिली तो। इनमें से बहुत सी चीजें कभी रियलिटी नहीं बनती, लेकिन ब्रेन उन इमेजिनरी सिचुएशंस को भी रियल डेंजर की तरह ट्रीट करता है। इसी वजह से कई लोग फ्यूचर की टेंशन में आज की अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। तीसरा टाइप है रिलेशनशिप ओवरथिंकिंग। किसी ने मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया और ब्रेन तुरंत स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद उसकी लाइफ में कोई और आ गया। रियलिटी क्या है? हो सकता है वो सिर्फ बिजी हो, लेकिन ओवरथिंकिंग वाला ब्रेन फैक्ट से पहले एज्यूम्शंस बनाता है। इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अननेसेसरी आर्गुमेंट्स शुरू हो जाते हैं। चौथा टाइप है डिसीजन ओवरथिंकिंग। इसमें इंसान हर ऑप्शन को इतना कंपेयर करता रहता है कि डिसीजन ही नहीं ले पाता।
जॉब चेंज करनी है या नहीं, बिजनेस शुरू करना है या नहीं, कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं, हर डिसीजन के साथ एक ही थॉट आता है, या अगर गलत चॉइस हो गई तो क्या होगा। और देखते ही देखते दिन, हफ्ते और कभी कभी महीने निकल जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है लेकिन एक्शन नहीं होता। पांचवा टाइप है हेल्थ ओवरथिंकिंग। आजकल इंटरनेट की वजह से ये बहुत कॉमन हो गया है। हल्की सी हेडेक हुई और गूगल खोल दिया, 2 मिनट बाद लगने लगता है कि शायद कोई सीरियस डिसीज है। बॉडी का हर छोटा सेंसेशन डेंजरस लगने लगता है। इस कंडीशन को हेल्थ एंजाइटी या इलनेस एंजाइटी कहा जाता है। प्रॉब्लम अक्सर बॉडी से ज्यादा उसकी इंटरप्रिटेशन में होती है। छठा टाइप है सोशल ओवरथिंकिंग। इसमें इंसान हर सोशल इंटरेक्शन को बार बार एनालाइज करता रहता है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा, सब मुझे जज तो नहीं कर रहे। ऐसे लोग घर आने के बाद भी अपनी हर बात को दिमाग में रिप्ले करते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी ही लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास आपको इतना एनालाइज करने का टाइम नहीं होता। सातवां टाइप है परफेक्शनिज्म ओवरथिंकिंग। ये बहुत डेंजरस है क्योंकि ये सक्सेस के नाम पर एक्शन रोक देता है। ऐसे लोग कहते हैं मैं तब स्टार्ट करूंगा जब सब परफेक्ट होगा। रिजल्ट क्या होता है? ना यूट्यूब चैनल शुरू होता है, ना बिजनेस, ना बुक कंप्लीट होती है और ना गोल्स अचीव होते हैं। याद रखिए, डन इज ऑफन बेटर देन परफेक्ट, क्योंकि इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा पावरफुल होता है। और आठवां टाइप जो सबसे डीप और इमोशनली पेनफुल होता है वो है ट्रॉमा बेस्ड ओवरथिंकिंग। ये उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जिन्होंने बचपन में इमोशनल नेग्लेक्ट, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, बुलिंग, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट या नार्सिसिस्टिक अब्यूज एक्सपीरियंस किया हो। इनका ब्रेन हमेशा अलर्ट रहता है। ये रूम में इंटर करते ही लोगों के एक्सप्रेशंस नोटिस करते हैं। किसी के टोन में हल्का सा चेंज भी तुरंत पकड़ लेते हैं। अगर किसी का मूड खराब हो तो तुरंत सोचने लगते हैं कहीं मेरी वजह से तो नहीं है। साइकोलॉजी में इस स्टेट को हाइपर विजिलेंस कहा जाता है। मतलब ब्रेन हर वक्त डेंजर ढूंढने की कोशिश करता रहता है। ये वीकनेस नहीं है, ये एक सर्वाइवल हैबिट है जो मुश्किल एक्सपीरियंसेस की वजह से डेवलप हो जाती है। प्रॉब्लम तब होती है जब रियल डेंजर खत्म हो चुका होता है, लेकिन ब्रेन अब भी हर सिचुएशन को डेंजर समझकर रिएक्ट करता रहता है। इस जगह नार्सिसिस्टिक अब्यूज का कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कभी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं या रहे हैं तो शायद आपने गैसलाइटिंग, ब्लेम शिफ्टिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, इमोशनल मैनिपुलेशन या अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर एक्सपीरियंस किया होगा। कभी बहुत प्यार, कभी अचानक इंसल्ट, कभी रिजेक्शन। ब्रेन कभी समझ ही नहीं पाता अगले मोमेंट में क्या होने वाला है। धीरे धीरे वो हर बात, हर एक्सप्रेशन और हर बिहेवियर को डिकोड करने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो सब कुछ पहले से समझ गया तो शायद अगला इमोशनल अटैक अवॉइड कर लेगा। लेकिन इसी प्रोसेस में ओवर थिंकिंग एक परमानेंट हैबिट बन जाती है। रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी ब्रेन को सेफ फील करने में टाइम लगता है। इसीलिए बहुत से सर्वाइवर्स कहते हैं रिलेशनशिप तो खत्म हो गई लेकिन मेरा दिमाग अभी भी शांत नहीं होता। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सिर्फ सेंसिटिव लोग ही ओवरथिंक करते हैं? नहीं, लेकिन कुछ लोग नेचुरली इसलिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। सबसे पहले आते हैं हाईली सेंसिटिव पीपल। ये लोग इमोशंस को डीपली फील करते हैं, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशंस को जल्दी नोटिस कर लेते हैं। अगर इन्हें बचपन में हेल्दी एनवायरनमेंट मिला हो तो ये क्वालिटी एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस बन जाती है। लेकिन अगर इसी सेंसिटिविटी के साथ ट्रॉमा, रिजेक्शन या कांस्टेंट क्रिटिसिज्म मिला हो तो वही सेंसिटिविटी ओवरथिंकिंग में बदल सकती है। दूसरी कैटेगरी है परफेक्शनिस्ट। इन्हें बचपन से सिखाया गया होता है कि गलती करना एक्सेप्टेबल नहीं है, टॉप करना है, परफेक्ट करना है, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे इनका सेल्फ वर्थ परफॉर्मेंस से जुड़ जाता है। इसीलिए हर डिसीजन लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लगने लगता है। गलती का डर इतना बढ़ जाता है कि एक्शन लेना ही मुश्किल हो जाता है। तीसरी कैटेगरी है पीपल प्लीजर्स।
ये लोग हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। किसी ने थोड़ी सी रूड टोन में बात कर दी तो ये पूरी रात सोचते रहते हैं मैंने क्या गलत किया। किसी ने सिर्फ ओके लिख दिया, स्माइल नहीं भेजा तो भी ब्रेन स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि इनके लिए अप्रूवल सिर्फ अप्रूवल नहीं होता बल्कि इमोशनल सेफ्टी होती है। चौथी कैटेगरी है एंशियस अटैचमेंट। अगर आपको हमेशा ये डर रहता है कि लोग आपको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, तो नेचुरली आप रिलेशनशिप्स को ज्यादा ओवर एनालाइज करोगे। एक लेट रिप्लाई भी इमरजेंसी जैसा फील हो सकता है। छोटी छोटी बातें दिमाग में बार बार चलती रहती हैं। और पांचवी कैटेगरी जो शायद सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती है वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा और नार्सिसिस्टिक एब्यूज सर्वाइवर्स, क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम नॉर्मल सिचुएशन को भी कभी कभी डेंजर की तरह ट्रीट करता है। इसी वजह से इनके लिए ओवर थिंकिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि सर्वाइवल का पुराना पैटर्न होता है। अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग सिर्फ माइंड को नहीं बॉडी को भी कैसे अफेक्ट करती है। बहुत लोग कहते हैं मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी हमेशा थकान रहती है, हार्ट बहुत फास्ट बीट करता है, चेस्ट हैवी लगती है, पेट बार बार खराब रहता है, नींद नहीं आती या बॉडी हमेशा टाइट सी लगती है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि बॉडी में प्रॉब्लम है। जब ब्रेन लंबे टाइम तक स्ट्रेस मोड में रहता है तो बॉडी भी उसी मोड में काम करती रहती है। स्ट्रेस हार्मोन्स बार बार रिलीज होते रहते हैं। अगर ये कुछ मिनट के लिए हो तो नॉर्मल है, लेकिन जब ये महीनों या सालों तक चलता रहे तो प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे पहला असर पड़ता है स्लीप पर। बॉडी थक चुकी होती है लेकिन दिमाग कहता है थोड़ा और सोच लेते हैं। आप बेड पर होते हो लेकिन थॉट्स रुकते ही नहीं, और जब नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन इमोशंस को हैंडल करना और भी मुश्किल हो जाता है। छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लगती है। दूसरा असर डाइजेशन पर पड़ता है। ब्रेन और गट का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए एंजाइटी के साथ एसिडिटी, स्टमक पेन, नोजिया या एपेटाइट में चेंजेस बहुत कॉमन होते हैं। तीसरा असर पड़ता है मसल्स पर। क्या आपने नोटिस किया है कि स्ट्रेस के टाइम शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, नेक पेन शुरू हो जाता है, जॉ ऑटोमेटिकली क्लेंच हो जाता है या बार बार हेडेक होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि बॉडी हर वक्त अलर्ट मोड में रहती है और प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं कर पाती। बॉडी हर वक्त अलर्ट मोड में रहती है, इसीलिए मसल्स को रिलैक्स होने का मौका ही नहीं मिलता। चौथा असर पड़ता है मेमोरी और फोकस पर। बहुत से लोग कहते हैं मैं बुक पढ़ रहा हूँ लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता, मूवी देख रहा हूँ लेकिन माइंड कहीं और था, ऑफिस में काम कर रहा था लेकिन कंसंट्रेशन ही नहीं बन रहा। ये इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम नहीं है। जब ब्रेन स्ट्रेस में होता है तो उसके लिए प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से अटेंशन और वर्किंग मेमोरी दोनों अफेक्ट होते हैं। और सबसे बड़ा असर होता है इमोशनल एग्जॉशन। आपने फिजिकली ज्यादा काम नहीं किया होता फिर भी ऐसे लगता है जैसे पूरा दिन बहुत मेहनत की हो। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन बैकग्राउंड में लगातार सोच रहा होता है, बिल्कुल उस मोबाइल की तरह जिसमें बहुत सारे एप्स बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं और बैटरी धीरे धीरे ड्रेन करते रहते हैं। ओवर थिंकिंग भी आपकी मेंटल एनर्जी के साथ बिल्कुल यही करती है। आप बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ट्रस्ट को होता है। जब फैक्ट्स कम और एज्यूम्पशन ज्यादा हो जाती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने आप बढ़ने लगती है। आप पार्टनर की बातों से ज्यादा उनके हिडन मीनिंग ढूंढने लगते हो। हर साइलेंस रिजेक्शन लगने लगता है, हर डिसएग्रीमेंट ब्रेकअप की शुरुआत जैसा फील होने लगता है। धीरे धीरे रिलेशनशिप रियलिटी से नहीं इमेजिनेशन से चलने लगता है, और जब रिलेशनशिप इमेजिनेशन पर चलने लगे तो अननेसेसरी फाइट्स ऑलमोस्ट फिक्स हो जाती हैं। कैरियर में भी ओवर थिंकिंग उतना ही डेंजरस है। कितने टैलेंटेड लोग सिर्फ इसीलिए अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं। बिजनेस शुरू करना है लेकिन सोचते हैं या अगर फेल हो गया तो यूट्यूब चैनल बनाना है, या लोग हंसने लगे तो प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है, या रिजेक्ट हो गया तो, और इसी सोच में मौके हाथ से निकल जाते हैं।
सच ये है कि सक्सेसफुल लोग फियर फ्री नहीं होते, उन्हें भी डर लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। ओवर थिंकर्स प्लानिंग में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में स्ट्रगल करते हैं। और कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता, एक्शन लेने के बाद बनता है। जब आप कोई काम बार बार करते हो तो ब्रेन को एविडेंस मिलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन ओवर थिंकिंग एक्शन को ही रोक देती है। जब एक्शन नहीं होता तो एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं होता। इसीलिए जितना ज्यादा इंसान ओवर थिंक करता है उतना ही ज्यादा वो अपनी एबिलिटीज पर डाउट करने लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ओवर थिंकिंग को एक ही दिन में खत्म किया जा सकता है? आंसर है नहीं, लेकिन जब ओवर थिंकिंग शुरू हो उस साइकिल को उसी वक्त तोड़ना जरूर सीखा जा सकता है, क्योंकि ब्रेन का काम थॉट्स बनाना है। आप थॉट्स को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि हर थॉट पर बिलीव करना है या नहीं। अब कुछ प्रैक्टिस हैं जो हम यूज करते हैं जिससे हमें ओवर थिंकिंग के साइकिल को कम करने में मदद मिल सकती है। टेक्निक नंबर 1 है, पहले नोटिस करो फिर रिएक्ट करो। ओवर थिंकर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो ओवर थिंकिंग शुरू कर चुके हैं। ब्रेन ऑटोमेटिकली एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करता रहता है। इसीलिए जैसे ही आप नोटिस करें कि आप एक ही थॉट को बार बार सोच रहे हैं, तुरंत खुद से एक सवाल पूछे, क्या मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहा हूँ या सिर्फ इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आपको ऑटो पायलट से बाहर निकाल सकता है। कभी कभी अवेयरनेस ही चेंज की पहली स्टेप होती है। दूसरी टेक्निक है 2 से 5 सेकंड का रूल। जब नेगेटिव थॉट्स का लूप शुरू हो उसे चलने मत दीजिए, धीरे से रिवर्स काउंटिंग शुरू कीजिए, 5 4 3 2 1 और तुरंत अपनी बॉडी को मूव कीजिए। खड़े हो जाएं, पानी पीजिए, रूम चेंज कर दीजिए या 2 मिनट वॉक कर लीजिए। जब बॉडी मूव करती है तो ब्रेन को भी सिग्नल मिलता है कि फोकस चेंज करना है। छोटा सा मूवमेंट भी थॉट लूप को तोड़ने में हेल्प कर सकता है। टेक्निक नंबर 3, ब्रेन डंप जनरल। अगर आपके दिमाग में एक साथ बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं तो उन्हें सिर्फ दिमाग में मत रखिए। एक नोटबुक लीजिए और जो भी माइंड में आ रहा है सब लिख दीजिए। ग्रामर की टेंशन मत लीजिए, सिर्फ लिखिए। जब थॉट्स पेपर पर आ जाते हैं तो ब्रेन को उन्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत कम पड़ती है। बहुत लोगों को सिर्फ ये हैबिट ही रात की ओवरथिंकिंग कम करने में हेल्प करती है। 4th टेक्निक है, फैक्ट्स और स्टोरी को अलग करो। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी CBT की बहुत यूजफुल टेक्निक है। मान लीजिए आपके माइंड में थॉट आया, मेरा बॉस मुझसे नाराज है। आप खुद से पूछिए फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि आज बॉस ने कम बात की। बस अब स्टोरी क्या है, शायद मेरी जॉब चली जाएगी। देखा, फैक्ट सिर्फ एक था लेकिन ब्रेन ने उसके ऊपर पूरी कहानी बना दी। जब आप फैक्ट्स और इमेजिनेशन को अलग करना सीख जाते हैं तो एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आते हैं टेक्निक नंबर 5 पे, वरी टाइम। अगर आप पूरा दिन हर वक्त वरी करते रहते हैं तो ब्रेन को एक फिक्स टाइम दीजिए, जैसे रोज शाम 7 बजे सिर्फ 20 मिनट। दिन में जब भी वरी आए खुद से कहिए, मैं इसके बारे में शाम को सोचूंगा। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे ब्रेन हर वक्त वरी करना छोड़ देता है। अब आते हैं टेक्निक नंबर 6, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। जब एंजाइटी बहुत ज्यादा हो और थॉट्स कंट्रोल से बाहर लग रहे हैं तो अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में लगाएं। 5 चीजें देखिए, 4 चीजें टच कीजिए, 3 आवाजें सुनिए, 2 स्मेल्स नोटिस कीजिए और 1 टेस्ट पर ध्यान दीजिए। इससे ब्रेन इमेजिनेशन से बाहर आकर रियलिटी पर फोकस करना शुरू करता है। अब आते हैं टेक्निक नंबर 7, डिसीजन डेडलाइन। अगर आप हर डिसीजन को दिनों तक सोचते रहते हैं तो हर डिसीजन की एक डेडलाइन फिक्स कर दीजिए। छोटा डिसीजन है तो 10 मिनट, मीडियम डिसीजन है तो 24 घंटे, बड़ा डिसीजन है तो मैक्सिमम 1 हफ्ता। डेडलाइन खत्म होते ही एक्शन लीजिए। याद रखिए, लाइफ में क्लैरिटी अक्सर एक्शन के बाद आती है, एक्शन से पहले नहीं।